रिकॉर्डिंग स्टार्ट देता हूँ। आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। मैंने आपको जैसे अपना मंडे का रिकॉर्डिंग भेजा था, मैंने इस बार का रिकॉर्डिंग आपको भेजा है, और मैंने पिछले साल जो क्लासेस लिया था तब का मैंने रिकॉर्डिंग आपको शेयर किया, तो दोनों भी आप रिकॉर्डिंग दोनों देख सकते हो। तो आपको कहीं भी आपको क्योंकि डीपी और इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अब जो हमें ध्यान में आ गया हम आपको बता देते हैं, ठीक है। उस समय शायद पढ़ाते पढ़ाते कुछ और अच्छा ध्यान में आया हो या कुछ कम ध्यान में आया हो, इसलिए आपको मैं दोनों रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, तो आपको हो जाएगा हेल्प, ठीक है। चले गुड। तो पावर शेयरिंग, तो आप लोग आपको स्कूल के टीचर ने पावर शेयरिंग तो पढ़ा दिया है, तो पावर शेयरिंग का बेस्ट एग्जांपल घर में क्या होता है? यस, घर पे बताओ, घर पे पावर शेयरिंग का एग्जांपल क्या है? क्योंकि शुरुआत घर से होती है पढ़ाई की। ओके गुड, भाई बहन मतलब यस, जब चॉकलेट की शेयरिंग होती है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, पावर इज शेयर्ड अमंग पेरेंट्स, यस गुड। पेरेंट्स के बीच में, यस गुड, है ना। जब छोटे बच्चे, जब मेरा भी एक बच्चा 6 साल का है, चंद्रवंशी 6 साल का है, और सूर्यवंशी 2 ढाई साल का है, ठीक है। अब जब मैं उस छोटे वाले के लिए एक चॉकलेट लेके जाता हूँ, ठीक है, मैं कभी भी एक नहीं लेके जाता, मुझे 2 लेके जाने पड़ते हैं। मैं जब छोटे वाले को एक चॉकलेट देता हूँ, वो एक और मांगता है, एक और दो मुझे, क्यों? मुझे भाई को शेयर करना है, ठीक है। ये शेयरिंग बहुत अमेजिंग होता है, ठीक है। तो ये हर जगह है, हमारे अंदर भी शेयरिंग है, हमारी फैमिली में भी शेयरिंग है, हमारे रिलेटिव में शेयरिंग है, तो शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जब ये राजनीति की बात होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी आप देखो लेटेस्ट एग्जाम्पल आपका, ममता बनर्जी और मोदी जी की लड़ाई चलती रहती है, आप सब लोगों ने देखा है ना। ममता बनर्जी हर वो काम करती है जो मोदी कहते हैं ये कर, तो बोलती नहीं मैं इसको इस ढंग से करूंगी, है ना। तो जहां भी आप देखो, सेंटर में आप देखो भाजपा की सरकार है, और कुछ स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है, कुछ जगह कांग्रेस की सरकार नहीं है, कुछ जगह बीजेपी की सरकार है। तो जहां भी दोनों जगह सेंटर और स्टेट में अगर बीजेपी सरकार है, वहां देखो आपको कभी समस्या आती नहीं दिखाई देगी, ठीक है। आपको किसान आंदोलन दिखाई दिया, ठीक है, मेनली वहां के लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि वहां की सरकार ने उसको ऐसा प्रेजेंट किया। बाकी जगह देखो किसान मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, अभी देखो कल परसों परसों ये टीकाकरण स्टार्ट हुआ है ना, फ्री वैक्सीनेशन, मैंने भी परसों जाके लिया था, संडे को जाके लिया था। जो फ्री वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, एमपी उसमें सबसे टॉप पे था। उसने एक दिन पहले उसके केवल 20,000 वैक्सीनेशन, अगले दिन उसका कितना था, उसका 22 लाख उसका वैक्सीनेशन था। और बाजू वाले स्टेट क्या कह रहे थे, हमको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा, हमको वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जो पावर मिस शेयरिंग होती है, मतलब जब प्रॉपर वे में शेयरिंग नहीं होती, क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। जब शेयरिंग प्रॉपर होती है, तो गवर्नमेंट भी अच्छी चलती है, और पॉलिसीज भी अच्छी बनती हैं, और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होता है। पर जब ये मिसमैनेज होता है, ये बड़ी बड़ी ट्रेजिडीज होती है। जैसे इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए। इस चैप्टर को जब मैंने देखा, इस चैप्टर में आपके 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, और श्रीलंका का, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल थे। तो मैंने जब दोनों की केस स्टडी देखी, तो देखा बेल्जियम में, प्रॉब्लम बेल्जियम में थी, वही सेम लगभग प्रॉब्लम कहाँ थी, श्रीलंका में, ठीक है। बेल्जियम ने उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, और श्रीलंका ने उसको बड़े मिस हैंडल किया। उस मिस हैंडल होने से क्या हुआ, श्रीलंका में बहुत हजारों लाखों लोग मारे गए, ठीक है। क्योंकि जब ये चीज मिसमैनेज होती है, तभी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए पावर को बहुत प्रॉपरली मैनेज किया जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बेल्जियम की स्टोरी कैसी है, ठीक है। तो बेल्जियम एक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, ठीक है, लगभग हमारी हरियाणा से आधी, हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन वहाँ की है। और जब इसके हम ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसका मैप है, मैप में हमारी इंडिया में देखो बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज है, दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, उसमें एक लैंग्वेज तो होती है, उसमें साथ ही है। बाकी सबको मेरी आवाज आवाज कट कट के आ रही है, ओके, मानसी को भी दिक्कत है, यस। अभी चेक कीजिए, अभी ठीक है आवाज? हो सकता है बीच में बच्चा, जब कई बार नेट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है ना, तो ये एक्चुअल में होता है कि हम यहाँ से बोलते हैं, वेबकैम के थ्रू जाता है, फिर जूम के थ्रू जाता है, फिर सर्वर के थ्रू जाता है, फिर आप तक पहुंचता है, प्रोसेस, इसलिए हो सकता है कहीं ना कहीं, इसलिए हो सकता है, ठीक है। ये तो तो
इंडिया बहुत सारी लैंग्वेज, यूरोपियन कंट्री है वहाँ पर एक लैंग्वेज वहाँ पर मेन होता है, बट अदर लैंग्वेज आप अगर यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ो, उनके जो रीजन्स हैं, है ना, उनके जो रीजन्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो उसमें मल्टी लैंग्वेज कुछ ना कुछ लोग मिल जाते हैं। जैसे पहले जो भारतवर्ष था वो भी इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे, उन सबको इकट्ठा किया गया, तो इंडिया में बहुत सारी भाषाएं। उसी तरह देखो, आवाज पूरे को रहा बच्चा, अब क्या किया जाए, क्योंकि देखो मैं आज तो मोबाइल से ले रहा हूँ, 1 सेकेंड एक काम करता हूँ मैं। अभी वैसे इशू है आवाज का, तो मैंने भी वाईफाई डाटा बंद कर दिया, मोबाइल डाटा मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्लीज टेल नाउ, अभी ठीक है आवाज? बीच बीच में बच्चा ब्रेक होता है, तो इसका सॉल्यूशन कैसा है? चलो अभी अभी बेटर है थोड़ा, चलो गुड, थैंक यू वेरी मच। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गुड। तो देखो जैसे बात कर रहे थे, हर एक कंट्री में मल्टी लैंग्वेज वाले पीपल है, तो बेल्जियम में भी क्या था, सेम था। उनकी जो टोटल पॉपुलेशन थी, उनकी 59% कहाँ रहती थी, फ्लेमिश रीजन, जो आप ये देख रहे हो कौन सा वाला, फ्लेमिश, ये येलो वाला, तो येलो कलर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर कौन रहते थे, इनके 59% पॉपुलेशन वहां रहती थी। और वो क्या बोलते थे, दे स्पीक डच, है ना, 59% पीपल कहाँ रहते हैं, वो डच भाषा बोलते हैं, 60% ऑफ द पीपल स्पीक डच। सेकेंड, 40% पीपल कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन, और वो बोलते हैं फ्रेंच। मतलब 60-40 का रेशो हो गया कि भाई 60% डच वाले हैं, डच स्पीकिंग वाले, और 40% फ्रेंच स्पीकिंग वाले हैं। अब जो 1% बचा बेल्जियम का, वो बेल्जियंस क्या करते हैं, जर्मन स्पीकर, तो जर्मन भी आ गई। ठीक है, अब इसकी कैपिटल कौन है, अब देखो इसमें मेजोरिटी किसकी है, डच स्पीकिंग पीपल की, माइनॉरिटी किसकी है, जर्मन की, और मिडिल में कौन है, फ्रेंच। ठीक है, अब लेकिन जो उनकी कैपिटल है, वहां पर 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं, है ना, 40% कौन थे, फ्रेंच, लेकिन कैपिटल के अंदर 80% कौन बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% कौन बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल में फ्रेंच वाले मेजोरिटी में है और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में आ रहे हैं। ठीक है, और क्या है, जो फ्रेंच पीपल थे माइनॉरिटी वाले, वो बड़े रिच पीपल थे, रिच थे, पैसा भी था, रिच होंगे तो पावर भी उनके पास आएगी डेफिनेटली है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब समस्या कहाँ स्टार्ट होती है, समस्या जब स्टार्ट होती है, अब भाई एक माइनॉरिटी में एक मेजोरिटी में, तो जब सरकारें चुनी जाती हैं, ठीक है, जब डेवलपमेंट की बात आती है, भाई हमको डेवलपमेंट करना है, पॉलिसीज क्रिएट करने हैं, ठीक है, लोगों को एजुकेशन देना है, हेल्थ देना है, तो इंडिया का नेता क्या करता है, इंडिया का नेता वैसे तो कुछ नहीं करता है, थोड़ा बहुत जो करता है वो क्या करता है, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने लैंग्वेज के लोगों के लिए ही करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब टेंशन क्या स्टार्ट हुई, वो जो डच स्पीकिंग पीपल थे और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे, इनमें कंफ्लिक्ट होने लग गया, मतलब इनमें वाद विवाद होने लग गया 1950-1960 में। ठीक है, और ये टेंशन जो कैपिटल था ब्रुसेल्स, उसमें और ज्यादा था। क्यों भाई, वहां पर फ्रेंच ज्यादा थे, उनकी मेजोरिटी 80% थी, यहाँ पर डच केवल 20%। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, ये अभी हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखें, तो ये प्रॉब्लम थी कि भाई जहां पर मेजोरिटी होती है, वो हमेशा माइनॉरिटी क्या करती है, दबाने की कोशिश करती है, नॉर्मल थिंकिंग होता है। ठीक है, और जैसे आपके परिवार में भी अगर आपके पेरेंट्स ज्यादा पैसे वाले हों और आपके चाचा वगैरह ज्यादा पावर में ना हो, तो क्या होता है, हमेशा जो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वही आपको दबाने की कोशिश करता है। ठीक है, जब तक एक नौकरी नहीं लगती, तो क्या होता है, बड़े वाला छोटे वाले ऊपर, जिसकी नौकरी लगी तो हमेशा रोप झाड़ता है, किसके ऊपर, जिसकी नौकरी नहीं लगी। ये हम सबने लाइफ में देखा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, श्रीलंका का। श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री, 1948 में आजाद हुआ था। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन कितनी, 2 करोड़, लगभग हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें कहता है, जो सिंगलाज है, जो बेसिक तमिलियन, जो बेसिक श्रीलंकन है, वो 74%। जो श्रीलंकन पीपल को क्या बोलते हैं, सिंगलाज, जिसे हमको क्या बोलते हैं, भारतीय, वैसे श्रीलंका को बोलते हैं सिंगलाज। इसमें से, और इसके अलावा तमिल स्पीकर थे 18%। अब जो 18% थे, इसमें भी क्या था, कुछ थे जो नेटिव थे, तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री, मतलब जो बेसिकली वहीं के थे, श्रीलंकन के, और तमिल स्पीकिंग थे। ठीक है, इनको कहते थे श्रीलंकन तमिल, ये लगभग 13% के आसपास। और जो बचे हुए थे कौन थे, इंडियन, जो इंडिया से गए थे, खासकर तमिलनाडु से, जिनकी लैंग्वेज तमिल थी। ठीक है, ट्री प्लांटेशन जब होता था, तो इनको कहते थे इंडियन तमिल।
ठीक है, इसका देखो मैप भी दिया गया है। तो मैक्सिमम आपको जो येलो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपका कौन सा है, जहाँ पर मैक्सिमम आपके सिंगलीज रहते हैं। ठीक है, कुछ पोर्शन में आपके इंडियन तमिल्स रहते हैं, कुछ पोर्शन में आपके श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, जो श्रीलंकन तमिल्स हैं ये नॉर्थ में ज्यादा थे और ईस्ट ऑफ द कंट्री, और जो सिंगल्स थे ये मेनली बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, ये एक ही चीज अपने तमिल्स क्या थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। ठीक है, अब जो टोटल पॉपुलेशन श्रीलंका की उसमें 7% क्रिश्चियन है, मतलब इन्होंने हर वैरायटी दे दिया। ठीक है, मतलब इन्होंने लैंग्वेज के बेस पे भी डिफरेंशिएशन दे दिया, और किसके बेस पे, रिलीजन के बेस पे डिफरेंशिएशन दे दिया। ठीक है, अब लगभग दोनों में कंडीशन सेम है। यहाँ पर मेजोरिटी में सिंगला ज्यादा है, वहाँ 60% थे 10 स्पीकिंग पीपल, यहाँ पर 70% कौन है, बुद्धिस्ट है ना, सिंगला स्पीकिंग पीपल। अब ये दोनों में सेम था। ठीक है, दोनों में सेम प्रॉब्लम था, लेकिन हुआ क्या, दोनों में बहुत अलग एक्टिविटी हुई। दोनों में क्या हुआ, एक्शन जो लिया गया वो डिफरेंट लिया गया। अब हुआ क्या था, ठीक है, अब श्रीलंका में क्या हुआ, जब 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ तो उसके जो लीडर्स थे, जो अब भाई अगर गवर्नमेंट बनेगी तो किसकी बनेगी, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सिंगलाज कमेटी की पॉपुलेशन गवर्नमेंट बनी। अब जैसी गवर्नमेंट बनी उन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, भाई ये सिंगलाज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे इंडिया में देखो हम किसी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भाई सब हमारी भाषा में सबका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने अपनी ऑफिशियल भाषा को कर दी सिंगली हमारी ऑफिशियल, उन्होंने क्या किया, तमिल को डिसगार्ड कर दिया। कि आज भी आप इंडिया में देखो नीचे तमिल, नीचे साउथ में आप जाओगे तो वहां पर उनका अपनी लैंग्वेज के प्रति बड़ा सम्मान है। तमिल का तमिल को बड़ा वो करते हैं, केरला वाले मलयालम को करते हैं, है ना, महाराष्ट्र लोग मराठी भाषा को बहुत सम्मान करते हैं। तो ये लैंग्वेज के प्रति हमारे एक मतलब फीलिंग रहता है। अब जब इनकी गवर्नमेंट आई, इन्होंने की फर्स्ट फीलिंग को हट के इन्होंने तमिल्स को कंसिडरेशन नहीं दिया। ठीक है, गवर्नमेंट जिस भी में काम करेगी आपको सिंगला भाषा ही बोलनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, उन्होंने कर दिया। और जो भी पॉलिसी बनाते थे उसमें जो प्रायोरिटी किसको मिलती थी, जो सिंगला कम्युनिटी के लोग थे उनको ज्यादा मिलता था। सर बट देन इन आवर कंट्री देयर विल बी लेस नेशनलिज्म, बताएंगे बच्चा इसको भी, पहले एक बार इस टॉपिक पे बताता हूँ थोड़ा एक बार। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी होती थी, जो यूनिवर्सिटी की पोजीशंस होती थी, प्रोफेसर टीचर्स वगैरह, उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता था इन्हीं को मिलता था, किसको, सिंगलाज को। ठीक है, और इन्होंने जो बुद्धिज्म रिलीजन था इसको ज्यादा इन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों को फीलिंग लगा यार हम भी तो श्रीलंकन थे, हम भी श्रीलंकन तमिल थे, हमारे लिए कुछ क्यों नहीं हो रहा है, हम भी तो गवर्नमेंट के लिए सोचते हैं, है ना, हमने भी पार्टिसिपेट किया था जो इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ। तो अब जो भी मेजोरिटी पार्टी थी उन्होंने क्या किया, इनको ध्यान देना इनका बंद कर दिया। अब तमिल जो तमिल स्पीकिंग वाले लोगों को क्या लगा, यार ये तो हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमारे खिलाफ क्या डिस्क्रिमिनेशन है, ना इनके पॉलिटिकल राइट्स कम कर दिए हैं। ठीक है, जॉब्स में इनको मौका नहीं मिलता है, इनकी लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं है, रिलीजन में भी इनको दिक्कत हो रही है। तो इससे क्या हुआ, दोनों में स्ट्रेन आ गया, दोनों के रिलेशन। जो अब तक जिन्होंने इकट्ठा होकर युद्ध लड़ा था, अभी जब आजाद हो गए अब इनमें आपस में डिफरेंस हो। तो श्रीलंकन तमिल ने अपनी पार्टी लॉन्च की। ठीक है, क्यों भाई, हमारी हम सबको बराबर का सम्मान मिले, हमको भी एजुकेशन अधिकार मिले, हमको भी जॉब्स में अधिकार मिले। तो ये सब नॉर्मल डिमांड्स होती, तो इनकी भी डिमांड चालू हुई। जब ये डिमांड नहीं मानी गई, ये डिमांड अपनी पुटअप कर रहे थे, तो डिमांड नहीं मानी तो क्या हुआ, ये सब वाइड स्प्रेड हो गया। ठीक है, कम्युनिटीज के बीच आपस में क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। अब सिविल वॉर से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल की मरे, कई लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, कई लोग दूसरे देश में शरणागति हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ। तो ये क्या था भाई, जब आपने एक कम्युनिटी को सम्मान नहीं दिया, तो वो देश आपका ही ना, अब वो कहीं और से तो नहीं आया था। आप अगर हम श्रीलंकन तमिल की बात करेंगे तो उन्होंने तमिल लैंग्वेज की, उनकी क्या गलती थी। ठीक है, तो ये हमको समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमको को सबको सम्मान देके चलना पड़ता है, सबका रिस्पेक्ट देके चलना पड़ता है। तो इस श्रीलंकन से नहीं किया तो क्या हुआ, ब्लड बात हुआ, कितने सारे लोग मारे गए। तो लास्ट में क्या हुआ, ये कब तक चला, 2009 तक, कई सालों तक युद्ध चलता रहा। आपने लिट्टे का नाम सुना होगा, है ना लिट्टे, तो क्या ये था। तो श्रीलंका में क्या हुआ, जब आपस में चीजें डिस्कशन नहीं हुई, शेयरिंग नहीं हुआ, तो क्या हुआ, सिर्फ खून खराबा हुआ। अब इन्होंने बेल्जियम में क्या हुआ, बेल्जियम में टोटली इन्होंने अपोजिट किया। इन्होंने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की नीड को समझा, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दिया। उससे क्या इन्होंने को क्या क्या किया, देखो पॉलिसीज कहाँ बनती है, जो सेंट्रल बॉडी होती है, जैसे अपनी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट किससे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। देश हमारा किससे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किया है।
ठीक है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अब देखो डच वाले कितने थे 60% और फ्रेंच वाले कितने थे 40%, और 1% जर्मन थे। तो उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी इन्होंने 50-50 कर दिया। तो डच वालों ने अपने अधिकार किसको दे दिया, फ्रेंच पीपल को दे दिया। भाई हम 60% है तो 40% हो, स्टिल हम तुम दोनों क्या देते हैं, तुम्हारे भी 50% मिनिस्टर, हमारे भी 50% मिनिस्टर। ठीक है। इसके लिए उन्होंने जो भी चेंज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते गए। ठीक है। और क्या किया, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो छोटे छोटे स्टेट थे इन्होंने सारी पावर अपने हाथ में रखी, इंडिविजुअल स्टेट्स को पावर दी। क्यों, क्योंकि जो इंडिविजुअल स्टेट थे वहां पर किसी जगह 10 स्पीकिंग पीपल ज्यादा है किसी को, तो वो अपने अकॉर्डिंगली ले सकते थे। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा पूछने के लिए मुझे ये करना है मुझे वो करना है, वो अपने कुछ पॉलिसीज खुद भी डिजाइन कर सकता था। और उन्होंने क्या किया, जो उनकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहां पर उन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई। ठीक है। ये गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टोटली अलग। क्यों, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसका ज्यादा था, फ्रेंच का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था, डच का बिल्कुल कम था, 80-20 का रेशियो था। तो यहाँ पर फ्रेंच पीपल ने एक्सेप्ट कर लिया ठीक भाई हम इनको ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्यों, क्योंकि सेंट्रल में किसने दिया था, डच स्पीकिंग पीपल ने दिया, तो ब्रुसेल्स में किसने दिया, फ्रेंच पीपल ने दिया। तो यहाँ पर म्यूचुअल दोनों ने सोचा समझा। ठीक है। देखो आपको नीचे कार्टून दिया है ये वाला, ग्रैंड प्लेस एंड मार्केट। तो देखो यहाँ पर दोनों लैंग्वेज है, यहाँ पर फ्रेंच भी यहाँ पर डच भी है। ठीक है। इसका मतलब क्या, दोनों ने इक्वली पार्टिसिपेशन रखा, ताकि भाई अगर हम किसी जगह माइनॉरिटी में मेजोरिटी में हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों को सम्मान देंगे। इससे क्या हुआ, इनकी जो बड़े बड़े इश्यूज थे वो हैंडल हो गए। इसके अलावा उन्होंने थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाया जिसको उन्होंने कहा कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे हमारी ग्राम पंचायत होती है, हमारी ये नगर पालिका होती है ना, तो एकदम जो लोकल लेवल पे जो काम करता है, उन्होंने वहां पर जो गवर्नमेंट बनाई, डच के लिए अलग गवर्नमेंट, फ्रेंच वालों के अलग गवर्नमेंट और जर्मन स्पीकिंग के लिए अलग गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि भाई सबका कल्चर अलग है ना। सबको किसी को जर्मन पढ़नी है तो उसके ऊपर फोर्स ना, इसको फ्रेंच पढ़ना है डच पढ़ना नहीं। इसलिए उनके जो कल्चर थे, उनकी जो एजुकेशन थे, उनके जो लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज थे, तो एक थर्ड गवर्नमेंट बनाई सेंट्रल के अलावा, स्टेट के अलावा, और थर्ड कम्युनिटी के अलावा। कम्युनिटी जो हमारी लोकल बेसिक नीड्स को पूरी करती है। इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट हर जगह बना दी, भाई तुम्हारे जो इंटरनल इश्यूज हैं आप इससे हैंडल करो। अब दिखने में तो ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है भाई हर एक के लिए, बट ये वहां के लोगों के लिए काम कर गया। लोगों ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, शांति से वहां के देश में। तो श्रीलंका में क्या था, भाई उन्होंने अपनी पावर देने से मना कर दिया। जो सिंगला से बोले भाई हम पावर नहीं देते, हम मेजोरिटी में है, सब कुछ हमारा, पॉलिसी हमारी, सब कुछ हमारा। और यहाँ पर लोगों ने समझदारी दिखाई। क्या हुआ, आज भी शांति से लोग रहते। तो जब शेयरिंग की जाती है, शेयरिंग इज केयरिंग, याद रखना ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं, शेयरिंग करने से कहता है केयरिंग होता है। तो जब तक हम शेयरिंग करना नहीं सीखते लाइफ में, हम केयर करना सीख ही नहीं सकते। हमारे पेरेंट अगर हमसे शेयर करते हैं, जैसे हमसे चीजें शेयर करते हैं ना, अगर पिताजी हमारे लिए एक चॉकलेट का बॉक्स लाते हैं और हम उनको एक रिटर्न दे दें एक चॉकलेट, पापा एक चॉकलेट तुम भी खाओ, है ना, तो कितना अच्छा लगता है पापा को। तो जब शेयरिंग किया तो केयरिंग अपने आप ही आती है। तो हम सबको शेयरिंग करना सीखना बहुत जरूरी होता है। हाँ, पर लेकिन शेयरिंग करते समय ध्यान रखो किससे शेयरिंग हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शेयरिंग करनी इज मोर इम्पोर्टेंट, लाइफ में याद रखो। बट आपको सामने वाले को जज भी करना है, कहीं आपको शेयरिंग को मिसयूज तो ना करें, है ना। जैसे आपको सैलरी मिली 20,000, आपका दोस्त कुछ नहीं करता, आपने उसको 10,000 दे दिया, बराबर है। अब दोस्त को लग रहा है बैठे बैठे 10,000 मिल रहा है, करने की जरूरत क्या है, तो इसको शेयरिंग नहीं करते। शेयरिंग मतलब इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेल्जियम में क्या हुआ, जब उन्होंने इक्वल शेयरिंग का, दोनों लोग अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं, तो इधर शेयरिंग भी करनी, बट समझदारी होके करना। अंडरस्टूड यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना यहाँ तक टॉपिक पूछ सकते हैं? तो मैं पानी पी लेता हूँ। प्रशांत, जो ग्रोटे है ना, ग्रांड पैलेस, वो क्या है, ग्रोटे मार्केट, ये वहाँ की भाषा है बच्चा। ठीक है। जब बोलते हैं पुढे सरका मागे, मुझे दो शब्द आते हैं, पुढे मागे, वैसे ही बातें सीखता है। ठीक है। तो पुढे सरका मतलब आगे जाओ, वैसी वो भाषा हुई। ठीक है। तो इन दोनों स्टोरी से हमने क्या सीखा, इन दोनों स्टोरी से हमने सीखा कि पावर शेयरिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। बेल्जियम ने इस चीज को रियलाइज किया और श्रीलंकन पीपल ने इसको रियलाइज नहीं किया। गुड। अब देखो एक कार्टून दिया है, ये जर्मनी का एक कार्टून है। ठीक है। जर्मनी के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ भी कॉलिजन गवर्नमेंट बनी। कॉलिजन गवर्नमेंट मतलब होता है जब सरकार, जब चुनाव होता है और एक सरकार को अगर मेजोरिटी नहीं मिलता,
अगर एक किसी पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिलता तो क्या करते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं और क्या करते हैं, आपस में मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई तुम भी सरकार बनाओ, हम भी सरकार बनाएंगे, दोनों साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, पॉलिसी इकट्ठी बनाएंगे, तुम्हारी भी डिमांड मानी जाएगी, हमारी भी डिमांड मानी जाएगी, है ना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी है। चलो जी, वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अब तो हमने देखो दो एग्जांपल हमने सीख लिया कि भाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इंडियन में इंडिया, अब इसको लाते हैं इंडिया में। इंडिया में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट है, इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी चलाती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट में देखो कॉलिजन गवर्नमेंट है, शिवसेना, कांग्रेस और आपका एनसीपी, ठीक है। तीनों के अपने अपने अलग अलग एजेंडा है, इसलिए लड़ते झगड़ते रहते फिर भी सरकार चल रही है। कम्युनिटी लेवल पे आपके जो नगर पालिका के चुनाव होते हैं, अगर गांव में जाएंगे तो नगर पंचायत के चुनाव होते हैं, तो इसके थ्रू अलग अलग सिस्टम। जैसे आपके गांव, आपका जैसे आप जैसे डिगी में रहते हो, विश्रांतवाड़ी रहते हो, गणेश नगर है, अगर आपके यहाँ पर सड़क बनवानी है तो इसके लिए मोदी जी नहीं आएंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है नेशनल हाईवेज बनाना, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है स्टेट हाईवेज बनाना, और जो लोकल होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। तो आप हर चीज खुद नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी पावर आपको शेयर करनी पड़ती है। तो इंडिया तो बेस्ट एग्जांपल है पावर शेयरिंग का। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, आप जो कोई चीज खरीदते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है, जिसको जीएसटी के तहत गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसका कुछ पोर्शन क्या जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, कुछ पोर्शन का स्टेट गवर्नमेंट को रिफंड आता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। नहीं तो पहले झगड़ा होता था, ठीक है, पहले जो टैक्सेशन पॉलिसी पे झगड़ा बहुत होता था, तुम्हारा तुम कलेक्ट करो, हमारा हम कलेक्ट करें। पहले 15 तरह के टैक्स होते थे, ठीक है। एक चीज हो उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स, उसके ऊपर सेल्स टैक्स, ऊपर ये टैक्स और वो टैक्स, कई सारे टैक्स थे। उस टाइम क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना हिस्सा चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी हिस्सा चाहिए, तो दबा दबा के। अभी देखो आपको बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, आपके जो पेट्रोल के प्राइस हर एक स्टेट में डिफरेंट है। वाई? क्योंकि पेट्रोल अभी तक जीएसटी के अंदर नहीं आया है। तो जिस दिन पेट्रोल जीएसटी के अंदर आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइस लागू। इसलिए देखो बॉम्बे में पेट्रोल महंगा है एज कम्पेयर टू दिल्ली, वहाँ अभी भी 10 रुपये सस्ता पेट्रोल है, या तो 100 प्लस चला गया, वहाँ भी 90 का चलता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी अपने मनमानी टैक्स लगा। तो पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा डिजायरेबल है, इसके कई सारे रीजन है, ठीक है। इसको तो 7-8 रीजन है, हम एक एक रीजन को पढ़े, ठीक है। कुछ रीजन कैसे होते हैं प्रूडेंशियल, और कुछ रीजन क्या होते हैं मोरल। प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है, प्रूडेंशियल का मीनिंग ये होता है कि भाई एक सिस्टम को अच्छा चलाने के लिए, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के और डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी में एक्सपेक्टेड क्या है, भाई आपको जनता ने चुना, आप जनता के लिए काम कीजिए, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आपको उस अकॉर्डिंगली काम करना है। दूसरा, ये मॉरल ड्यूटी भी है। ये मॉरल ड्यूटी भी क्या है, भाई जितने लोग रहते हैं हमारी कंट्री में, चाहे इंसान रहे, जानवर रहे, कुत्ते बिल्ली कुछ भी रहे, हमको सबका ध्यान रखना, हमको पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना है। ये मॉरल ड्यूटी है कि हमको हर एक कोई जो भी लिविंग क्रीचर एग्जिस्ट करता है, नॉन लिविंग एग्जिस्ट करता है, हमको सबका ध्यान रखना है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी ज्यादा हार्नेस ना किए जाए, है ना, हर व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचे, ये मॉरल ड्यूटी। अब इसको करने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रूडेंशियल, ठीक है। तो हमारे देश में देखो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, लेजिस्लेचर, है ना, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो तीनों ही हमारे देश को चलाते हैं। लेजिस्लेचर मतलब कौन होता है, नेता लोग। एग्जीक्यूटिव मतलब जो आपका आईएएस आईपीएस होते हैं, और थर्ड आपके जुडिशरी जो आपके जज होते हैं। तो ये तीनों में बड़ा अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जिससे हमारा इंडिया बहुत अच्छा चलता है। तो देखो यहाँ पर तो एक स्टोरी है, खलील डायलेमा, जो अपने टॉपिक के ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, इस पर स्किप करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा पावर शेयरिंग होता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये सब अच्छे मिलकर चले तो कोई भी गवर्नमेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप देखा जाए तो हाँ, थोड़ा कांग्रेस की गड़बड़ तो है, गड़बड़ बहुत की उसने, अभी तो फिर भी देश एक सही डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो अगर हर नेता लोग अगर सही डायरेक्शन में सोचे, ठीक है, कि यार हमको जनता का भला करना है। अभी जैसे मैं कल परसों एक जगह पढ़ रहा था, इसराइल का कोई व्यक्ति इंडिया आया, तो उन्होंने उसने इंडियन लीडर से पूछा आप क्या करते हैं। वो कहता है मैं राजनीति करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स करता हूँ। उससे पूछा नहीं आप करते क्या है, बोलता मैं राजनीति करता हूँ। बोलता नहीं आप करते क्या है, बोलता मैं राजनीति करता हूँ। उसने पूछा नहीं यार, मैं एक किसान हूँ, मैं अपना खेती का काम करता हूँ, और उसके बाद जो समय बचता है मैं उसमें राजनीति करता हूँ, मैं उसमें देश की सेवा करता हूँ। मतलब बाहर के कंट्रीज में जो लीडर्स हैं वो खुद अपना कुछ काम करते हैं, उनकी रोजी रोटी उससे चलती है, पॉलिटिक्स तो उनके लिए सेवा है। आज हमारे देश में इतना करप्शन सबसे ज्यादा इसलिए है कि नेता लोग खुद कुछ नहीं करते हैं,
और वो जनता के पैसे पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जिस दिन ये मेंटेलिटी चली जाएगी, समझो उस दिन देश सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। आज तक सीधा करप्शन कर रही है। आज लोग, नेता लोग क्यों, देखो एक नेता बनने के लिए एजुकेशन चाहिए क्या ना, एक सरपंच बनने के लिए आपको 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन एक देश का सीएम बनने के लिए आपको, या पीएम बनने के लिए आपको एजुकेशन मैटर नहीं करता। ये देश की विडंबना है। आपको एक आईएएस आईपीएस बनना है, उसके बाद कितने बड़े बड़े एग्जाम आपको करेक्ट करने हैं, लेकिन आपको एक नेता बनने के लिए, और देश कौन चलाता है, नेता चलाता है। पूरी पॉलिसी कौन बनाता है, साइन इनका होता है, बनाते तो आईएएस वगैरह हैं, ये जो अपने एजुकेटिव बॉडी होते काम तो सारा वही करती है, पर ये इनके हाथ में क्या चॉइस करना है। जैसे मैं अगर एक आईएएस ऑफिसर हूँ, ठीक है, मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे कहा गया आप एक प्रोजेक्ट बनाओ किसी पर्टिकुलर काम के लिए, एजुकेशन को प्रोजेक्ट बनाओ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया, वो मुझे कहेगा आप 2-3 टाइप के मुझे आइडियाज दो, मैं 2-3 आइडियाज को सामने प्रेजेंट कर दिए, सोचो, ठीक है, मैंने अपना दिमाग लगाया, रिसोर्सेज लगाया, सब कुछ किया, और मैंने 4 आइडिया उसके साथ प्रेजेंट कर दिए। अब हमारे देश की मतलब गनीमत कैसी है, अब वो जो लीडर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी एजुकेशन कुछ नहीं है, वो उसमें से चूज करेगा। बताओ, इसका मतलब मैंने जो प्रेजेंट किया वो चारों में से उसको चूज करने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। समस्या बड़ी है। तो अगर ये भी अच्छे पढ़े लिखे हों तो समस्या नहीं है। तो समस्या क्या होती है, हमने इसको इसको कहने, जब हम देश आजाद हुआ इसको ऐसा बना दिया गया। इसको कैसा बना दिया गया, भाई नेता ही सब कुछ करेंगे, बाकी पब्लिक को कुछ। जैसे नेता लोग आते हैं, वोट लेते हैं और 5-5 साल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वापस लौट के नहीं आते। फिर वोट कैसा होता था कई बार, अभी तो बुलेट, पहले पहले तो बुलेट पावर से चलता था, तो फिर भी चीजें काफी कम हो गई, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये पावर बड़ी अमेजिंग चीज होती है, ठीक है। अब ये अगर ये पावर शेयरिंग अच्छी हो जाए, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो जाए, और लोग सोचे यार हमको सिर्फ जनता की सेवा करनी है, तो इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन सी गवर्नमेंट आती है। देखो ना, काफी जगह 2 गवर्नमेंट सिस्टम है, काफी जगह सिंगल पार्टी सिस्टम है, किसी जगह 2 पार्टी सिस्टम है, किसी का मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। हमारे देश में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है ना। अगर आपको, जब हम पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर पढ़ेंगे तब देखो ये चीज आएगी, ठीक है। अब मॉडर्न, अब मैक्सिमम कंट्रीज आप देखो वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, भाई आपको जनता की सेवा करनी है ना। ये डेमोक्रेसी, पीपल रूल देमसेल्फ, ये लोगों की चॉइस है कि उनको कोई इंस्टीट्यूशन रन करे, ठीक है। तो अब लेकिन ये प्रॉपरली रन करने के लिए पावर शेयरिंग लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ पर हो सकती है, किस किस फॉर्म इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने आपको 3 ऑर्गन बताए, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और थर्ड आपके जुडिशरी। यहाँ पर आपका कहीं आता है, यहाँ पर जाता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आगे देखा आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल, पार्लियामेंट, सेशन, जज, लेजिस्लेचर। यस भाई प्रशांत, आप अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिए, क्योंकि आज आपको सबसे, अभी भी आवाज आ रही है, अभी भी आवाज की समस्या बाकी बच्चों को, या केवल हमारे प्रशांत को आ रही दिक्कत? तो प्रशांत जी, शायद नेट की समस्या भी आपकी तरफ है, आप थोड़ा उसको देखिए, उसको करेक्ट कीजिए ताकि आप मेरी आवाज सुन सकें। ठीक है प्रशांत जी, गुड, ठीक है। तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे चलती है। हमारे हमारी इंडियन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं कि एक कोई सुप्रीम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी जगह कैसा होता है, जैसे अभी अगर हमारे मिनिस्टर्स को कुछ करवाना है तो उनको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, कुछ कानून बनाना है, तो उसके ऊपर कौन है, राष्ट्रपति साइन करेंगे। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि भाई ऐसा सिस्टम बनाया गया, मतलब कोई वो नहीं कर सकता, धोखाबाजी नहीं कर सकता। कैसा, आपको कोई कानून बनाना है, लोकसभा पारित होगा, ओके, फिर कहाँ जाएगा, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से वापिस लौटेगा लोकसभा, वहां से पारित होगा, फिर वहां जाएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति साइन कर देंगे। अगर अगर वो पब्लिक को पसंद नहीं आता, यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ये देखो, किसान लो पास हुआ, लोग कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, मान लो ऐसा भी होता है, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, पार्लियामेंट में लोग बना सकते हो। तो देखो ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए कोई एक सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर सब मिलजुल के पावर। इसका मतलब क्या है, इंडिया में जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो 3 ऑर्गन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, जिसमें इंडियन लीडर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव, जो आपकी गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं,
जिसमें आपका IAS IPS सब आ जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले। और थर्ड आपके आते हैं जुडिशरी। तो ये तीनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तब इकट्ठा काम होता है। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में पावर शेयरिंग है, इनके बीच में पॉलिसीज क्लियर है। भाई जैसे हाई कोर्ट कहाँ तक कार्य कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का एरिया क्या है, सेशन कोर्ट कहाँ तक जजमेंट दे सकता है ना। अगर जैसे मैं हूँ और मुझे कोई समस्या होती किसी व्यक्ति से, मैं पहले क्या करूंगा, लोकल पंचायत में जाके अपनी प्रॉब्लम पुटअप करूंगा। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, मैं क्या करूंगा, मैं सेशन कोर्ट जाऊंगा। वहां भी मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, मेरे को मेरा रिप्लाई नहीं मिलता है, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा। वहां भी नहीं होती, मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल, मतलब इसका मेरे पास कितने सारे ऑप्शन है ना। ये कब पॉसिबल होता है, जब आपने पावर शेयरिंग की है। तो पावर ही शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी, थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ भी देखो प्रॉपर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे है, अब देखो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। आपको लगता है एजुकेशन पॉलिसी एक दिन में बनी है? नहीं, एजुकेशन पॉलिसी एक दिन में नहीं बनी है। इसके लिए क्या होता है, कई सालों से क्या हो रहा है, जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं हर एक स्टेट में, तो सबसे पहले क्या होता है, भाई हम एक कुछ एजुकेशन में नए चेंज चाहते हैं। आप क्या चेंज चाहते हो? अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा, नीचे ऑर्डर पास ऑन किया। तो पंचायत लेवल से लेकर म्युनिसिपल लेवल पे जितने भी स्कूल अवेलेबल होते हैं, उनके टीचर और प्रिंसिपल से फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, ये फीडबैक कलेक्ट होता है, ये फीडबैक फिर जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें पूरा आचार विचार करती देखती है कि अपने ये सब, अब जो स्टेट गवर्नमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर है, ये अपना प्रोफाइल लेके जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एजुकेशन मिनिस्टर है, ऐसी हर एक स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्टर होता है। और आप लोकल लेवल पे आ जाओगे, वहां भी एक आपको एजुकेशन व्यक्ति मिलेगा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट देखता है। अब ये सब बैठते हैं, तब डिस्कशन होता है उस उन एजुकेशन के पॉइंट के ऊपर, फिर एक कमीशन बनाए जाते हैं, इन सारे पॉइंट को रिकलेक्ट करते हैं, फिर एक ड्राफ्ट तैयार होता है, भाई हम इसमें ये सब कर सकते हैं, ये चीज हटा सकते हैं, ये चीज ऐड कर सकते हैं। अब ये ड्राफ्ट क्या होता है, वापस जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट भेजते फिर से वापस स्कूल के पास, मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट वापस स्कूल के पास भेजती है। अब स्कूल के टीचर्स वगैरह सब उसमें मिलते जुलते हैं, फिर से उसको वापस पढ़ते हैं कि भाई वहाँ गवर्नमेंट ने क्या भेजा है। उनको लगता है इसमें ये प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो ये सब प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये फिर से जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट, फिर जाता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पर फिर इनके रिव्यूज लिए जाते हैं, भाई इन्होंने क्या प्लस क्या माइनस किया। ये फिर उसको फिर जो भी इसमें इनको लगता है, जो वापस कमेटी इसको फिर एनालाइज करती है, फिर इसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन करती है, फिर वापस स्टेट गवर्नमेंट, फिर वापस। तो ये लंबा प्रोसेस चलता है। और फिर कहीं जगह जब सब सहमत हो जाते हैं, तब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में नियम कानून बनता है। वहां पर पहले लोकसभा में एग्री होता है, फिर विधानसभा में एग्री, राज्यसभा में एग्री होता है। अब विधानसभा लोकसभा में होने के लिए आपके पास मेजोरिटी होना चाहिए उस बिल के लिए, फिर भी देखो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखो ये प्रोसीजर होता है, आपने देखो सभी लोकसभा में देखा हमेशा झगड़े होते हैं, विपक्षी पार्टी पॉइंट उठाती रहेगी इसमें ये गलत है। आपको लगता है किसान बिल एक दिन में नहीं बना, ये किसान बिल कई सालों में बना है, और इसके लगभग हर पार्टी ने हाँ बोला है, लेकिन पार्लियामेंट में पास नहीं होने दे रहे। क्यों? वोट चाहिए। उनको लग रहा है भाई जिस जिस जो भी व्यक्ति अभी किसानों को सपोर्ट करेगा, किसान उसको वोट देंगे। तो हर पॉलिसी देखो, जो भी पॉलिसी बनेगी ना, उसमें प्लस माइनस डेफिनेटली होगा ही होगा, कोई बड़ी बात नहीं, होगा ही होगा। बट फैक्ट मैटर क्या करता है कि भाई अब जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह बिहेव करती है, अब जो आर्टिकल 370 हटाया गया, देखो भाजपा को ऊपर सब लोग तंग के आगे क्यों हटा दिया, किससे हटा दिया, बिना कुछ हटा दिया, गिर लेगा, ये वो है, जबकि सब कुछ लीगल था। आर्टिकल 370 36 ए को जो पढ़ेगा वो क्लियर बताता भाई ये टेम्परेरी प्रोविजन क्रिएट किया गया था कश्मीर के लिए। लेकिन देखो अभी तक हाई तो वह मचाते हैं। अब कल परसों देखो 24 तारीख को मीटिंग है, प्राइम मिनिस्टर ने इन सबको बुलाया मिनिस्टर के, तो कल मोहम्मदा मुफ्ती क्या बोलती, जो वहाँ की पार्टी की वो है चीफ मिनिस्टर रही पहले, वो क्या बोलती है, भाई पाकिस्तान को बात में शामिल करो। अरे बात कश्मीर की होती, पाकिस्तान की बात क्यों लेके आते हैं? तो कितनी बेवकूफी है। ये समस्या होती है इस सिस्टम में। ठीक है, फिर भी इंडिया में फिर भी एक अच्छे लेवल पावर शेयरिंग है, इसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मैं आपको ये क्या बताया कि मतलब आपको पॉलिसी जो बनती है, मतलब कोई पॉलिसी बनती है, ये हर लेवल पे डिसाइड होकर आती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही सब कुछ डिसाइड नहीं होता, याद रखना हमेशा। तो इस सेकेंड लेवल का है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। थर्ड आपका पॉइंट आता है, पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, जैसे आपको बेल्जियम का एग्जाम्पल था। ठीक, अब पावर इसमें क्या होता है, जैसे कुछ कल्चर्स है, ठीक है,
अब देखो बहुत सारी कल्चरल कमेटी होती हैं, कुछ लैंग्वेज कमेटी भी होती है, ठीक है, बहुत सारे नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे भी होते हैं। इन सबको भी अधिकार दिया है अपनी बात पुट अप करने का, ठीक है। सरकार कोई भी काम करना चाहती है इसके लिए भाई इनको भी प्रोविजन है। तो इसका मतलब प्रोविजन कब दिया जाता है, जैसे आपको क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है, जब क्लास में हो आपको अपना क्लास का रिप्रेजेंटेटिव आपको बनाया जाता है, इसका मतलब आपको केवल नाम मात्र के लिए नहीं बनाया जाता, आपको कुछ पावर दी जाती है। भाई आप क्लास में कोई बच्चा शरारत करे तो उसका नाम दे सकते हो, आपके पास थोड़ी एडिशनल पावर होती है। आप स्कूल परफेक्ट बनते हो, आप हाउस परफेक्ट बनते हो, आप स्कूल कैप्टन बनते हो, वाइस कैप्टन बनते हो, है ना, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट हेड बनाया जाता है, तो आपको पावर भी दी जाती है अपने काम करने के लिए। उसी तरह जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं इनको भी अपनी बात पुट अप करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये सब इसलिए इनके पास में जरूरी होता है। इसमें इसमें क्या होता है, खासकर जो वीकर सेक्शन होते हैं, वुमेन्स हैं, जो कास्ट का इशू होता है, लैंग्वेज, ये जो छोटी छोटी इंटीग्रेटेड इश्यूज होते हैं ना, इनको भी हैंडल करना जरूरी होता है। इसको बेटर हैंडल कौन करते हैं, जो लोकल सोशल ग्रुप ली जाती है और इनको भी एक तरह से पावर दी जाती है, ये पावर शेयरिंग है। फोर्थ आपका पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप मूवमेंट, ठीक है। तो इनके बीच में भी होता है, जैसे इवन पॉलिटिकल पार्टीज में भी आपस में पावर शेयरिंग होती है। अध्यक्ष है, कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष है, कोई वहां कोषाध्यक्ष है, तो इनकी भी कुछ पावर्स है, इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो अगर जो अध्यक्ष बोले भाई मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, जैसे कांग्रेस पार्टी में कई साल से बोला भाई अध्यक्ष चुन लो, पर वो चाहते भाई कांग्रेस का ही चुना जाए, है ना। आप देखो राहुल गांधी जब पिछली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उसने इस्तीफा दे दिया है, जब पिछली बार बने थे, अब देखो बीजेपी में कोई भी अगर अध्यक्ष का चुनाव हो तो उसमें कई सारे लोग खड़े होते हैं और जो एलिजिबल हो उसको बनाया जाता है, ठीक है। पर कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अगर अध्यक्ष बनेगा तो राहुल गांधी जी बनेंगे, या बनेगा तो सोनिया गांधी जी बनेंगे, या प्रियंका गांधी जी बनेंगे। अगर वोटिंग करवाते भी है तो क्या बोलते हैं भाई, वोटिंग मतलब अगर वोटिंग होती तो खड़ा कौन होगा, एक ही आदमी खड़ा होगा, दूसरा किसी को उसके सामने खड़ा होने का अधिकार नहीं है। सोचो इतनी बड़ी देश की पॉलिटिकल पार्टी इतने सालों से पुरानी है, उसके खुद के अध्यक्ष चुनने में वो पॉलिटिकल मतलब वो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। आप देखिए शरद पवार जी हैं एनसीपी पार्टी के, ये किसी और को आगे आने नहीं देंगे, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक ये किसी और को आगे आने नहीं देंगे, ठीक है। अजीत पवार जी को रेडी करना है, अरे बाकी लोगों को मौका दो ना। अभी देखो अभी बिहार में लेटेस्ट हुआ है, कौन सी पार्टी थी, नाम याद है किसी को, अभी जो बिहार में रिसेंट हुआ, चिराग पासवान, उसके चाचा जी पशुपति पारस पासवान, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, किसी को याद है पार्टी का नाम, इतना तो न्यूज सुना करो है। एलजीपी जिसको बोलते हैं लोक जनता पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, जब तक वो चिराग बड़े वाले पासवान जी थे तब तक तो पार्टी में कोई समस्या नहीं थी। अभी 2-3 महीने पहले वो एक्सपायर हुए, तो चिराग को लगा था भाई पार्टी तो मेरी है, कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। जब बिहार में चुनाव हुआ तो उसने क्या किया, भाई हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, हमारे जो नेता होंगे वो जेडीयू के खिलाफ लड़ेंगे। अब क्या हुआ ये, और उन्होंने एनडीए से भी लगभग गड़बड़ कर लिया था। अब क्या उसके चाचा जी ने उसको पार्टी से डिसमिस कर दिया, भाई सब कुछ मैं हूँ, तो ये भी गड़बड़ बहुत होती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें इसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनको भी अपने अंदर पावर शेयरिंग करना चाहिए, लोगों को मौका देना चाहिए, ठीक है। ये ओके गुड, चैप्टर खत्म हो गया इतनी जल्दी। चलो जी, अब आपको कुछ इस चैप्टर में पूछना था, आप लोग पूछ सकते, पावर शेयरिंग में इतना ही। आप आई होप अब अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है चैप्टर के आगे, आप लोग पूछ सकते एनीथिंग। चैप्टर सबको क्लियर है या अभी भी किसी को डाउट है? ये तो बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, कैन यू प्रूडेंशियल का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करना। जब हम पावर शेयरिंग करते हैं तो पावर शेयरिंग मनमाने ढंग से नहीं कर सकते, हमको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वैसी करना चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंगली, और उसमें हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सबका भला हो। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है, सबका भला हो, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे तब सही रहता है, ठीक है। हम प्रॉफिट लॉस सबको काउंट करके कोई भी चीज बनाए तो प्रॉफिट, देखो मैं पॉलिसी बनाता हूँ, ठीक है, तो पॉलिसी बनाने के दो फैक्टर होते हैं, एक तो पूरा प्रॉफिट लॉस काउंट करो, हाँ भाई कितनों का फायदा होगा कितना नुकसान होगा, दूसरा मोरल वैल्यू भी ऐड है कि यार मेरे को करना चाहिए, कि मेरे को एजुकेशन में कुछ अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो ये मोरल फैक्टर ऐड होता है। अब जो करना चाहिए
उसमें कुछ कुछ तो फायदा भी होगा, कुछ नुकसान भी होगा, कुछ सेक्टर्स को दिक्कत आ सकती है, कुछ सेक्टर को दिक्कत नहीं आएगी। इसको बोलते पोटेंशियल। ठीक है जी। यस जी। और किसी को कोई डाउट इस चैप्टर में कुछ और पूछना है तो, कि हम 10 मिनट बाद हम लाइव प्रोसेस का स्टार्ट करेंगे, नहीं तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो।